Hey guys, I hope you all are doing well. Today we're going to study chapter number 3, that is product development, relevant for SPOM Set D paper number 3. Now let's just begin with the chapter. Product development बहुत easy सा chapter है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब टेक्निकलिटी इसमें इतनी ज़्यादा है नहीं, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे MVP के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटोटाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है MVP, कैसे बिल्ड करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो और प्रोडक्ट मार्केट फिट भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं. एंड easy to understand, all of them very easy to understand. So let's just begin. प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? अब जैसे हमने इनिशियल चैप्टर्स में भी यही पढ़ा हुआ है कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है, उसको एक आइडिया आता है और उस आइडिया को, अपने उस विजन को वो रियलिटी में टर्न करता है बाय बिल्डिंग अ स्टार्टअप. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट यही होता है कि आपका जो भी आइडिया है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे आप टर्न करते हो, उसे आप कन्वर्ट करते हो एक टैंजिबल और मार्केट रेडी ऑफरिंग में, मतलब आप उसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो. आपके दिमाग में जो भी आइडिया आया है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, ये बना सकते हैं जिससे कि लोगों की ये परेशानी आसान हो जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो वही प्रोसेस, वही तरीका जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को, आप इस आइडिया को एक टैंजिबल मार्केट रेडी ऑफरिंग, मतलब एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विच इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. यानी एक प्रोडक्ट डेवलप करना. प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है? आप एक आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को एक प्रोडक्ट में टर्न करते हो, ठीक है. और ये जर्नी होती कैसे है? सबसे पहले तो आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो. ऐसे तो मतलब आइडिया आपको किस चीज़ का आएगा? आइडिया इसी चीज़ का आएगा ना कि भाई कोई प्रॉब्लम है, उसे आपको एड्रेस करना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है. तो आप एक पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हो. प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही तो आइडिया होता है. तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो. और वो कैसे ढूंढते हो, मतलब ये चीज़ें होती कैसे? आप पहले मार्केट में रिसर्च करते हो, आप देखते हो कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम कैसे आ रही है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो. फिर आप देखते हो कि मार्केट में कौन से बाकी एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं आपके, जो ऑलरेडी इस चीज़ के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं और क्या सोल्यूशन और आगे लाया जा सकता है. सो यू डू कंपेटिटर एनालिसिस. एंड आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको डीपली अंडरस्टैंड करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो एक्चुअल में लोगों की नीड्स के साथ अलाइन करता हो. एक बार आपका प्रोडक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, देन स्टार्टअप मूव इनटू द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन फेज. आपने अपना आइडिया, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि भाई ये हम लोग बनाने वाले हैं और ऐसे ऐसे सारी चीजें होंगी. उसके बाद क्या होता है, आपका जो स्टार्टअप होता है वो प्लानिंग फेज में चला जाता है कि आप प्लान करते हो कि प्रोडक्ट हम डेवलप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, किन किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से वो होता हुआ जाएगा. ये पूरी प्लानिंग आप करते हो. और इसमें क्या है, आप सारी प्रोडक्ट की जो फीचर्स है, फंक्शनैलिटी है, यूजर एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आप अच्छे से आउटलाइन करते हो. एंड इसका गोल क्या होता है? टू क्रिएट अ एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. अब ये चीजें है क्या, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे. देखो एमवीपी पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है इधर, तो इधर मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से. नेक्स्ट क्या होता है, आपने एमवीपी क्रिएट कर लिया, देन आप उसको टेस्ट करते हो कि भाई ये अच्छे से वर्क कर भी रहा है कि नहीं. आप फीडबैक लेते हो कि क्या जो आपने क्रिएट किया है ये लोगों की नीड्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उनकी नीड्स और उनके गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं. यू हैव टू स्टे क्लोज टू योर कस्टमर्स. एंड फिर कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे आपको अगर कुछ चेंजेस करना है, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करना है, तो वो आपको करना पड़ता है. सो ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ multifaceted process that demands creativity, adaptability and customer centric approach. अब हम बात करते हैं MVP के बारे में. MVP का मतलब क्या होता है? MVP एक यूजेबल, एक इनिशियल वर्जन होता है आपके फाइनल प्रोडक्ट का. जैसे क्या होता है कि आपके पास एक आइडिया, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो वो प्रोडक्ट पूरा फुली फंक्शनल होने से पहले, वो पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले आप उसका एक इनिशियल वर्जन बनाते हो. और वो इनिशियल वर्जन एक यूजेबल वर्जन होता है, जिसमें कि जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं वो एसेंशियल फीचर्स होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है. और इसका मतलब, इसको बनाते क्यों है? एमवीपी का पर्पस ये होता है कि आप इसको फुली फ्लेजेड प्रोडक्ट बनाने से पहले, इससे पहले कि आप इसमें अपना सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा, टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट करने से पहले आप एक यूजेबल वर्जन बना के इसको टेस्ट कर लो. आप कस्टमर्स की वजह इसको टेस्ट कर लो कि क्या कस्टमर्स को जेन्युइनली ये चाहिए, क्या ये जेन्युइनली कस्टमर्स की नीड को एड्रेस कर पा रहा है, ये एक्चुअल में वर्क कर पा रहा है या नहीं. सो इससे क्या होता है, इसके ये हेल्प कैसे करता है कि इससे पहले कि आप पूरा का पूरा अपना अपनी कॉस्ट, मतलब अपने फंडिंग और टाइम और सारी प्रोसेसेस जो भी एक प्रोडक्ट को बनने में लेते हैं, जितनी भी चीजें लेते हैं, वो सब कुछ इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले पता चल जाए कि हाँ ये एक्चुअली में वर्क करने वाला है. तो इसलिए पूरा फुली फ्लेज्ड प्रोडक्ट बनाने से पहले आप सिर्फ एक छोटा सा, एक सिंपल वर्जन बनाते हो, एक इनिशियल वर्जन बनाते हो, जिससे कि आप उसे कस्टमर्स को दे पाओ और टेस्ट कर पाओ कि हाँ ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है. एंड अगर इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो आप वो फुली जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये सारी चीजें एड्रेस हो रखी हो, ये जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हें आप ओवरकम कर चुके हो, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एकदम परफेक्ट है और रेडी टू यूज है. तो हम बुक से पढ़ लेते हैं. एमवीपी क्या है? एक स्केल डाउन वर्जन है प्रोडक्ट का, दैट अलाउज एंटरप्रेन्योर्स टू टेस्ट देयर कॉन्सेप्ट्स विद मिनिमल रिसोर्सेज. इसका मतलब यही है कि पहले अपना पूरा का पूरा टाइम और पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले आप बस एक स्केल डाउन वर्जन बनाते हो प्रोडक्ट का, जिससे कि आप टेस्ट कर पाओ कि हाँ ये एक्चुअली में सही में काम कर रहा है. तो जो एमवीपी है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. इसे किसने पॉपुलराइज किया था? एरिक राइस ने, जिस अपने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में.
ठीक है, इसका कोर आइडिया यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा वर्जन बनाते हो जो कि किसी की प्रॉब्लम को या फिर टारगेट ऑडियंस की नीड को एड्रेस करता है। ठीक है, एंड ये हेल्प कैसे करता है, आपको एक रियल टाइम यूजर फीडबैक मिलता है। ठीक है, जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो इसको यूज करते हैं, फिर वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप इंप्रूव कर पाते हैं प्रोडक्ट का। अगर कोई चैलेंजेस है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इंप्रूव्ड और एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, अब आप एमवीपी बिल्ड कैसे करते हो? सबसे पहले आइडेंटिफाई कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है। ऐसे तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना दोगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करोगे तभी तो एमवीपी बनेगा। तो पहले एक प्राइमरी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हो, डिफाइन करते हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, और जो भी आप ऑफर कर रहे हो उसके की फीचर्स क्या है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, एंड वो एक कोई वैल्यू ऐड कर रही है यूजर्स में। ओके, देन आई क्रिएट अ प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है आप एक पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आप अपने प्रोडक्ट का एक रफ वर्जन बनाते हो, एक अनफिनिश्ड वर्जन बनाते हो। मतलब वो प्रोडक्ट अभी पूरा बना नहीं है, बस इतना बना है, इतना रफ वर्जन है जो कि पूरी पूरी फंक्शनैलिटी शो करता है, उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है और उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कोर फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो आउटलाइन करता है। पर वो अभी भी प्रोडक्ट पूरा नहीं बना है, वो बस उस प्रोडक्ट का रफ वर्जन है, उसी को हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो आप एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाओ जिससे कि जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं प्रोडक्ट के वो दिख जाए, हमें वो पता चल जाए। अब जो एक सिंपल वर्जन है, प्रॉपर प्रोडक्ट तो है नहीं, तो उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, बट एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है और ये अक्सर में काम कैसे करेगा। राइट, देन गैदर फीडबैक। आप एमवीपी लॉन्च करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपको फीडबैक मिल सके, ताकि आपको पता चल सके अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो हम उस चैलेंज को ओवरकम कर ले। तो आप एमवीपी बनाते हो एंड लॉन्च इट टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स और अ सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस। फिर आप उनका फीडबैक गैदर करते हो, और जो फीडबैक है वो इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली हर किसी के लिए होता है, ताकि आप रिफाइन कर पाओ, आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर पाओ, कोई भी चेंजेस हैं तो आप वो टाइमली कर पाओ। देन इटरेट एंड इंप्रूव। जो भी नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपको करनी पड़ती है। आप फीडबैक लेते हो, फीडबैक के बेसिस पे आप इंप्रूव करते हो, इंप्रूव करने के बाद आप वापस टेस्ट करते हो कि हाँ अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, अब तो कोई और नई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो ये जो साइकिल है, टेस्ट फीडबैक इंप्रूवमेंट, टेस्ट फीडबैक इंप्रूवमेंट, ये आपको करना पड़ता है सो दैट आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर जाए। नाउ कंसिडरेशंस फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स डेवलपिंग एन एमवीपी। मतलब आप एक न्यूली, पहले मतलब फर्स्ट जनरेशन में एक न्यूली एंटरप्रेन्योर हो एंड आप एक एमवीपी बना रहे हो, तो आपको क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है? तो पहले फोकस ऑन कोर फंक्शनैलिटी, मतलब आपके की फीचर्स क्या है, आप क्या दूसरों से अलग कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कोर फंक्शनैलिटी क्या है, उसका जो मेन पर्पस है वो कैसे फंक्शन करता है, वो क्या है, वो क्या सॉल्व करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपको जो अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटीज है उनको अवॉइड करना है अपने इनिशियल वर्जन में। यू हैव टू कीप इट सिंपल एंड प्रिसाइज। देन आता है रैपिड इटरेशन, मतलब आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आइडिया आया, कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, बन गया और छोड़ दिया, नहीं, आपको उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा। ये वो वाला स्टेप होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट अभी कंप्लीटली पब्लिक नहीं किया है, द प्रोडक्ट इज येट टू बी पब्लिक, मतलब अभी पब्लिक नहीं हुआ है, आपने उसको प्रॉपर्ली रिलीज नहीं किया है, बट आपके पास एक लिमिटेड यूजर फीडबैक है, जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट में किसी चेंजेस की जरूरत है तो आप वो इजीली कर पाओ। देन है लीन अप्रोच। ये लीन अप्रोच हमें पता ही है कि एफिशिएंसी फोकस करता है, यानी आपको वेस्टेज नहीं करनी है, आपको रिसोर्सेज बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है, एकदम अच्छे से प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सो ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं ये इन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा और एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। देन आता है यूजर सेंट्रिक डिजाइन। आपको यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि कैसे मेरे लिए कौन सी चीज परफेक्ट है। ठीक है, आपको ये जो एमवीपी है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एंड टारगेट ऑडियंस की जो भी प्रेफरेंसेस है, टारगेट ऑडियंस की जो भी नीड्स हैं उनसे अलाइन होना चाहिए प्रॉपर्ली। देन है स्केलेबिलिटी। जब भी आप एमवीपी बिल्ड करोगे तो उसमें हमेशा पोटेंशियल होना चाहिए ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बस एक ही बार काम करके, एक ही बार फंक्शन करके बस हो गया, खत्म हो गया। नो, देयर शुड बी अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ विदाउट एनी मेजर ओवरहॉल्स। ठीक है, इजीली उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए। अब इसे कुछ एग्जांपल्स से रखे हैं एमवीपी के, जैसे क्योरफिट, निंजा कार्ड, ये एग्जांपल्स बेसिक एग्जांपल्स हैं, आप इसे खुद भी रीड कर सकते हो। ठीक है, रेजर पे, ओला इलेक्ट्रिक, अनअकैडमी, तो ये सब एक रफ रीडिंग लगा लेना। देन आता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट होता क्या है? आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो एक्चुअल में कस्टमर्स को चाहिए, मतलब जिस चीज की डिमांड है और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपस में रेजोनेट कर पा रहे हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिमांड को फिट कर पा रहा है, वो एक्चुअल में लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पा रहा है। तभी हम कह रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोडक्ट जो है वो हमारे मार्केट में फिट हो पा रहा है। राइट, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लेके आया था? इट वाज कॉइन्ड बाय एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंडरसन, that signifies the alignment between what a startup offers and what the market demands। मतलब वही मार्केट में जो डिमांड है आपका स्टार्टअप वो ऑफर कर पा रहा है। राइट,
Now, product market fit occurs when a startup's product not only satisfies a real market need, but does so in a way that resonates deeply with its target audience. मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो बस एक नीड सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, वो टारगेट ऑडियंस से रेजोनेट भी कर पा रहा है, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है? ये कैसे पता चलेगा? बाय रैपिड यूजर अडॉप्शन। लोग यूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, लोग रेजोनेट कर रहे हैं, वो आपस में वो अपना इंटरेक्शन है उनका। देन पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक, आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आपके पास रिटेंशन रेट है, मतलब जो कस्टमर्स आपके एक बार जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो रिटेन हो रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं। ग्रोइंग डिमांड विदाउट एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट्स, आपने इतने मार्केटिंग एफर्ट्स किए भी नहीं, बट स्टिल आपके पास पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक है, आपके पास डिमांड अच्छी है और आप कस्टमर्स को रिटेन कर पा रहे हो। अब प्रोडक्ट मार्केट फिट का क्या रेलेवेंस होता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? पहला है फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो पर वो लोगों को चाहिए ही नहीं, तो फिर अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो लोगों को चाहिए नहीं, तो फिर उसको बनाने का क्या फायदा, क्योंकि वो तो बिकेगा ही नहीं ना। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाओ जो असल में लोगों को चाहिए हो, और अगर वो लोगों को चाहिए होगा तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी, तभी आप और बनाओगे, फिर वो और बिकेगा, और बनाओगे और बिकेगा, ऐसे। तो सबसे पहले पीएमएफ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्ड होती है। इसके बिना ना ही आप इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर पाओगे, प्लस जो रिस्क है, रिस्क तो हमेशा होता ही है, और इनएफिशिएंसीज आती हैं, रिसोर्स जो है वो वेस्ट होता है, बिकॉज लोगों को चाहिए नहीं, पर आपने तो अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, तो रिसोर्सेज फिर क्या हो गए, वेस्ट ही हो गए फिर। देन रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट, अगर आप पहली बारी में वो चीज बना देते हो जो असल में लोगों को चाहिए होती है, तो फिर आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ऑल्सो वर्ड ऑफ माउथ, आपने सुना होगा, वर्ड ऑफ माउथ, मान लो कि एक प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड आपने उस प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्त से सुना है। अब अगर आपने वो उस चीज के अपने दोस्त से सुना है, आप दोस्त तो एक रिलायबल सोर्स हो गया ना, आपको पता है कि मतलब यार दोस्त ने बोला है, वो बोल रही थी कि हाँ इसको ट्राई करना, ये बढ़िया है, तो हाँ आप अपने दोस्त की बात सुनोगे ना, आप किसी एड की बात सुनो ना सुनो, आप किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल बात सुनो, लेकिन आप अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की, रिलेटिव्स की, अगर आपको कोई किसी नोन सोर्स से पता चलता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप उसे ट्राई जरूर करते हो। इसी को हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ अगर हमें मिल जाता है कि लोग खुद ही अपने जानने वालों को हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेफर कर रहे हैं, वो रेकमेंड कर रहे हैं, तो इससे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बचती है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोग खुद ही मार्केट कर रहे हैं, आपको मार्केट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। आता है इंक्रीज वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और जब इन्वेस्टर्स को पता होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये चल रहा है मार्केट में, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है कि हाँ हमारा जो पैसा हमने लगाया है वो वेस्ट नहीं होने वाला है, एंड प्लस वो और ज्यादा फंडिंग देता है, तो इससे क्या होता है, जो स्टार्टअप है उसका वैल्यूएशन ही बढ़ता है, एंड ऑफकोर्स ये प्रोडक्टिविटी भी इनहांस करता है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट, इसके एडवांटेजेस, कंपेरेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, आप अगर अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, आप अगर उन्हें एक पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस दे पा रहे हो, तो क्या होता है, जो आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो तो आपके पास वापस आते ही हैं, प्लस आप न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करते हो, क्यों? क्योंकि आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हो, तो इससे कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, मतलब कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स तो आपके पास आते ही हैं वापस, प्लस नए कस्टमर्स भी आप अट्रैक्ट करते हो। देन आता है ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड का मतलब ये क्या होता है कि अगर कोई, जैसे आपका भी कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड होगा कि मुझे इस ब्रांड के कपड़े पसंद है, मेरे को इस ब्रांड की वॉचेस पसंद है, तो क्यों पसंद है? क्योंकि आपको पता है कि यार ये जो ब्रांड है ये मुझे एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो क्वालिटी ये ब्रांड मुझे जरूर देगा, एंड ये रिलायबिलिटी, ये ब्रांड रिलायबल भी है, मतलब मान लो कोई चीज गलत आ गई तो फिर ये गलती सही भी हो जाएगी। तो ब्रांड का यही होता है कि हमें ये श्योरिटी होती है कि हमें क्वालिटी भी मिलेगी और हम इस ब्रांड पे रिलाई भी कर सकते हैं। तो अगर एक सक्सेसफुल पीएमएफ है तो वो ब्रांड की रेपुटेशन को डेफिनेटली एनहांस करता है, बिल्डिंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। देन आता है इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने बाकी कंपेटिटर्स से आगे रहो, आप अपने ये जो मार्केट है बाकी लोगों से आप आगे रहो, ताकि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, राइट? सो बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, बिजनेसेस जो है वो अपनी ऑफरिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं उस हिसाब से, ताकि वो हमेशा अपने कंपेटिटर्स से 4 कदम आगे रहें। फिर आता है मार्केट लीडरशिप, अगर आप मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, अगर वो चीज आप सप्लाई कर पा रहे हो, तो फिर ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, आप इंडस्ट्री में बाकी लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और कंपेटिटर्स के लिए वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हम इस स्टैंडर्ड तक पहुंचे कैसे, हम इस चीज को ओवरकम कैसे करें। और अगर ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है, देन यू बिकम द मार्केट लीडर। नाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर के ट्रेंड्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न बन रहा है और पैटर्न चेंज हो रहा है, जो भी मार्केट डायनामिक्स है, अगर ये सब आप अच्छे से समझ पाते हो, तो फिर आप जो भी डिसीजंस लेते हो वो इन्फॉर्म्ड होता है और आप स्ट्रेटजीज भी उस हिसाब से बनाते हो। सो दिस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। नाउ स्ट्रेटजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड द बेस्ट फिट, आपको पता कैसे चलेगा कि बेस्ट फिट क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर्स को चाहिए क्या, ये आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले है डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत ही थरो मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है,
ताकि आपको पता चले कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। मार्केट रिसर्च कैसे करोगे? आप कस्टमर्स के साथ एंगेज करो, सर्वेज लो, उनसे इंटरव्यूज लो, उनका फीडबैक लो, तो अभी आपको पता चलेगा। एंड यू शुड डेफिनेटली फर्स्टली मोर इंपॉर्टेंटली नो अबाउट कस्टमर पेन पॉइंट्स। कस्टमर को क्या वो दिक्कत है, क्या उसकी पेन पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी वो कोर चीज है जो कस्टमर को हर्ट कर रही है, उसको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो चीज आइडेंटिफाई करो और फिर उसको सॉल्व करो। देन है इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आप एक वायबल एमवीपी बनाओ एंड उसके बाद अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिफाइन करते जाओ, उसके अंदर जो भी चेंजेस है, जो भी चैलेंजेस, उसको ओवरकम करते जाओ। और ये पता कैसे चलेगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको कंटिन्यूसली टेस्ट भी करना पड़ेगा। आप टेस्ट करो, फीडबैक गैदर करो एंड जो भी चेंजेस की जरूरत है उन चेंजेस को टाइमली कर दो। देन है फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की यूनिक फीचर्स क्या है, आप बाकी कंपेटिटर से क्या डिफरेंट ऑफर कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। देन मेजर एंड एनालाइज मेट्रिक्स। आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है उनको इस्टेब्लिश करो, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आप अपने मेट्रिक्स को मॉनिटर कर पाओ, सच एज यूजर एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ताकि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाओ और आप एनालाइज कर पाओ कि हाँ चीजें कैसे वर्क हो रही है, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। Now moving forward, challenges faced in finding product market fit. आपको क्या क्या challenges face करने पड़ते हैं एक perfect product market fit निकालने में। सबसे पहला है assumption misalignment. Entrepreneurs ना assume नहीं कर सकते कि हम शायद कस्टमर्स को ये चाहिए होगा, शायद कस्टमर की ये नीड्स होंगी। नहीं, आप कुछ भी assumption बेस नहीं कर सकते। आपको thoroughly मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्चुअल में जानना पड़ेगा कि हाँ कस्टमर्स को क्या चाहिए एंड क्या नीड्स हैं। एंड ये चीज कैसे होगी? आप फीडबैक लो, आप सर्वेज कंडक्ट करो, आप इंटरव्यूज लो, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कस्टमर्स को चाहिए क्या। बट आप assumptions के बेसिस पे कि हाँ आपने बस देख लिया कि हाँ शायद ये ही चीज होगी जो कस्टमर्स को चाहिए होगी, जो एक्चुअल में रियलिटी के साथ अलाइन ही नहीं करते हैं। तो ये जो मिस अलाइनमेंट है, ये मिस अलाइनमेंट एक बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज होता है फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। देन है प्री मैच्योर स्केलिंग। प्री मैच्योर स्केलिंग, बहुत सारे बिजनेसेस जो है इस चीज की वजह से फेल हुए हैं। एंड इसका मतलब क्या है कि आपने कोई स्टार्टअप खोला, आपने कोई बिजनेस खोला, आपने देखा नहीं कि आपका बिजनेस वर्क कर रहा है कि नहीं, आप चीजें मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, बट आपने वो बिजनेस हर जगह एक्सपैंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना बिजनेस खोला दिल्ली में, ठीक है, अब आपने दिल्ली में आपका बिजनेस वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, बाकी सारी चीजें मार्केट को रिसर्च करे बिना, चीजें असेस करे बिना आपने दिल्ली में जो खोल रखा है उसके बाद जयपुर में भी खोल दिया, फिर राजस्थान में भी खोल दिया, फिर महाराष्ट्र में भी खोल दिया, आपने हर जगह पे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया। अब इससे हुआ क्या? एक्सपैंड करने के लिए आपने पैसा लगाया, आपने कॉस्ट इनकर करी और आपने सारे रिसोर्सेज लगाए, और एंड में क्या हुआ? अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या हो जाएगा? सारी चीजें वेस्ट नहीं हो जाएंगी? तो यही चीज होती है कि आप बिना देखे कि क्या आपका बिजनेस एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या आपके पास उतनी स्केलेबिलिटी है कि नहीं, आप एक्सपैंड करते चले जाते हो, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है और प्रॉफिट आपके पास आता नहीं है। सो दिस प्रीमैच्योर स्केलिंग इज वेरी 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 एंड मोस्ट मेजर चैलेंज दैट एंटरप्रेन्योर्स फेस। देन इनएडिक्वेट कस्टमर फीडबैक। अगर आपके पास सफिशिएंट कस्टमर फीडबैक नहीं है तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है और कस्टमर्स को चाहिए क्या। और अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इफ यू लैक सच अंडरस्टैंडिंग, तो फिर शायद आप उस हिसाब से प्रोडक्ट बना ही ना पाओ, क्योंकि उसमें आप जो कस्टमर्स को चाहिए वो चीज़ तो आप एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हो ना। देन है competitive dynamics. The competitive landscape is dynamic and new entrants or changes in existing competitors can impact a startup's pursuit of product market fit. मतलब आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, आपको अडेप्टेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे मार्केट है वो चेंज होती रहती है। मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स भी आते हैं और जो एक्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं वो भी इनोवेट करते रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आते रहते हैं। तो आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा और आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि आप इस चेंजिंग डायनामिक्स के साथ अपने आप को रिफाइन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। और आपको इस चीज में क्या कहते हैं कि आपको पोर्टर्स की 5 फोर्सेस मॉडल का यूज करना चाहिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ इंडस्ट्री की कंपेटिटिव एडवांटेज, सो दैट यू कीप अप विद द कंपटीशन। देन एग्जांपल्स ऑफ फेल्ड एंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट फिट्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये फेल वाले दे रखे हैं जो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप इसको खुद से रीड कर लेना, मैं बस ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। जैसे स्नैपडील का अनफोकस्ड एक्सपेंशन था, स्नैपडील ने असेस नहीं किया और उसने बस प्रीमेच्योरली एक्सपैंड कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया और वो अनफॉर्चुनेटली उसको शट डाउन करना पड़ा। देन स्टेजिला स्ट्रेटेजिक मिस एंड क्लोजर। इनिशियली तो वो एक एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, बट फिर बाद में उसने अपना होम स्टे पे फोकस डाइवर्ज कर लिया। तो फिर इस चक्कर में वो बता ही नहीं पाया कि उसका पीएमएफ क्या है, वो ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया उसकी वैल्यू प्रपोजिशन, तो इसकी वजह से उसका बिजनेस नहीं चल पाया। देन म्यू सिग्मास डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजेस। उसने स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छे से चल रहा था, पर उसके बाद उसने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। डाइवर्सिफाई करने के बाद जो उसका मेन फोकस था उसने वो फोकस ही लूज कर दिया, तो एज अ रिजल्ट वो अपना वैल्यू प्रपोजिशन ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाया एंड इसकी वजह से
कंपनी को बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ा। देन गूगल क्लास में प्राइवेसी कंसर्न्स थे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ऐप आएगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिससे आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही हो, तो आप डेफिनेटली उसे यूज़ नहीं करोगे। तो इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब सिमिलरली कुछ सक्सेसफुल PMFs भी दे रखे हैं, जैसे भारत पे, ये मीशो, उड़ान। तो ये आप खुद से रीड कर लेना, बहुत ईजी है ये, बस एक रफ रीडिंग की जरूरत है। नाउ जर्नी फ्रॉम MVP टू अचीविंग PMF। अब इसमें भी एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी दे रखी है, जैसे कि आप एक नर्चरिंग स्टूडेंट हो एंड इसमें पूरा बैकग्राउंड दे रखा है। ये आप खुद से रीड कर लेना, मैं इसमें ये रीड करवा के टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, आप खुद से ही कर सकते हो। हम बस रियल लाइफ केस स्टडी देख लेते हैं। फ्रॉम MVP टू PMF। MVP क्या होता था कि आप अपना एक आइडिया का यूजेबल वर्जन बनाते थे पूरा फुली फ्लेज्ड प्रोडक्ट बनाने से पहले, तो फिर वो यूजेबल आइडिया को आप पूरा मतलब फुली फ्लेजेड एकदम फाइनल प्रोडक्ट बनाने की जो जर्नी है, ये कैसे होती है। तो हम लोग डंजो के बारे में पढ़ने वाले हैं, डंजो की जर्नी कैसी रही है। तो बैंगलोर में एक डंजो नाम का स्टार्टअप शुरू किया गया था, किसके थ्रू? कबीर बिस्वास, अंकुर अग्रवाल, दालवीर सूरी एंड मुकुंद झा, जिनका इनके मेन आइडिया क्या था? हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस। ठीक है, तो इनका जो इन्होंने ऑफर क्या किया था, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया था जिसमें कि लोग अपने जो डेली टास्क हैं उनको आउटसोर्स कर सकते हैं किसी पर्सनल असिस्टेंट को। डेली टास्क जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग, सब्जी वगैरह लेके आना है, ब्रेड वगैरह लेके आनी है, पिकिंग अप, ड्रॉपिंग ऑफ आइटम्स, इन सब चीज़ों के लिए। अब इधर इनको चैलेंजेस क्या आए? सबसे पहले लिमिटेड यूजर अडॉप्शन, लोगों ने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने किया पर बहुत ज़्यादा नहीं आया उतना। ऑपरेशनल चैलेंजेस इन ऑप्टिमाइजिंग टास्क एग्जीक्यूशन, देन इन लोगों ने उस चीज़ को देखा, रिफाइन किया, चेंजेस करे एंड इन्होंने एक्सपैंड किया इनटू फूड डिलीवरी, फार्मेसी पिकअप्स एंड मोर। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया ऑन डिमांड डिलीवरी स्पेस पे, और इनको एक्सपेंशन के साथ साथ क्वालिटी भी मैनेज करनी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सपैंड कर रहे हो पर आपकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, नो, आपको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेंगे। देन इन लोगों ने क्या किया? यूजर सेंट्रिक अप्रोच एंड प्रोडक्ट एनहांसमेंट। इन्होंने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने समझा कि नीड्स क्या है, लोगों को चाहिए क्या, और कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं। एंड इसकी वजह से ये सब इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग करने के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किए फीचर्स लाइक रियल टाइम ट्रैकिंग, इंस्टेंट ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड दे एक्सपैंडेड देयर पार्टनर मर्चेंट नेटवर्क। इस चीज से इनको सक्सेस मिली, विच वॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूजर एंगेजमेंट एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। इतना फेमस हो गया कि लोग अपने नोन सोर्सेज को रेकमेंड भी करने लगे। ठीक है, एंड इनका फोकस किस चीज पे बढ़ा था? रिलायबिलिटी एंड स्पीड पे, जिसकी वजह से इनका यूजर एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ गया। नाउ अचीविंग PMF। जो डंजो की सर्विसेज थी, ये किस चीज से रेजोनेट करती थी? कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी, जिसकी वजह से ये एक गो टू प्लेटफॉर्म बन गया फॉर अ वाइड एरे ऑफ ऑन डिमांड सर्विसेज फ्रॉम ग्रोसरी शॉपिंग टू मेडिसिन डिलीवरी। इसमें भी इनको सक्सेस ही मिली, मतलब जो भी इनके कस्टमर्स थे, इन्होंने न्यू कस्टमर्स भी अट्रैक्ट किए और एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी रिटेन किया, एंड साथ साथ इनकी सक्सेस को देखते देखते इन्होंने बाकी सिटीज में भी एक्सपैंड कर लिया। तो ऐसे करके डंजो ने अपना MVP एक PMF में कन्वर्ट करा। अब इसमें सेकंड केस स्टडी रेजर पे की दे रखी है, खुद से रीड कर लेना, जैसे डंजो का है वैसे इसमें स्विगी की, इस वाले में स्विगी की और पिछले वाले में रेजर पे की जर्नी बता रखी है, सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोटोटाइप एंड एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फॉर टेक स्टार्टअप्स। प्रोटोटाइप मैंने पहले भी बताया था, प्रोटोटाइप का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट का एक अनफिनिश्ड वर्जन होता है, जिससे कि आप बस अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है एंड इसका मेन आइडिया ये होता है कि आप बस इसको टेस्ट कर पा रहे हो, एक बस आपके आइडिया का एक unfinished version होता है, right? It is like a preliminary model or version of a product that plays a crucial role in early stages of a startup's journey. ये एक tangible representation होती है आपके प्रोडक्ट की, जिससे आप लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ क्रिएट करते हो। और ये करता क्या है? ये बस जो मेन जो एसेंशियल फीचर्स है, जो की फीचर्स है, वो शोकेस कर देता है टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू यूजर एक्सपीरियंस की जब फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका समवॉट एक्सपीरियंस इसकी तरह होगा। एक बस आइडिया दे देते हो आप, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ इंटरैक्टिव ब्लूप्रिंट, जिससे कि स्टेक होल्डर्स समझ पाए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसा यूजर एक्सपीरियंस देने वाले हैं बिफोर एक्चुअली इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज। नाउ प्रोटोटाइप्स आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर सेवरल रीजंस। सबसे पहला वैलिडेशन ऑफ आइडियाज। प्रोटोटाइप से आप सबसे पहले, क्योंकि ये प्रॉपर प्रोडक्ट तो होता नहीं है, ये बस आपका एक प्रीलिमिनरी मॉडल होता है, एक वर्जन होता है, जिससे कि आप फीजिबिलिटी असेस कर पाओ कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस आएगा एंड क्या मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी, क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोटोटाइप्स जो है दे सर्व एज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल, मतलब इससे कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, इससे आप क्लियरली कन्वे कर पा रहे हो अपना विजन टू द टीम मेंबर्स, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल यूजर्स। मतलब कि आपका जो भी विजन है, आपने जो भी सोच रखा है कि हाँ मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा और वो ऐसे लोगों की नीड्स को केटर करेगा, तो वो जो विजन है वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटोटाइप कि हाँ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ये इसके फीचर्स हैं एंड ये ऐसे वर्क करेगा। नाउ यूजर फीडबैक, इसकी वजह से, प्रोटोटाइप की वजह से आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है जो कि अलाइन करता है यूजर एक्सपेक्टेशंस के साथ। ये आपको पता चल जाता है कि अगर कुछ चैलेंजेस है तो आप फाइनल प्रोडक्ट में देख लो एंड आपको बस ये वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करता है।
नाउ कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी, इसमें आपको पहले से ही तो पता चल जाता है कि अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उनको पहले से ही तो एड्रेस कर पाओ। दूसरा, आपके लॉन्ग रन में कितनी कॉस्ट आ सकती है और क्या क्या डेवलपमेंट कॉस्ट आ सकती है, और अगर कुछ चैलेंजेस हैं उन्हें आपको ओवरकम करना है, कुछ प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, तो उनको सॉल्व करने में और क्या क्या कॉस्ट लग सकती है ये चीज आप डिटरमाइन कर पाते हो, राइट। अब जैसे कि मान लो आईफोन है, आईफोन ने अपना पहला डेब्यूट 2007 में किया था, बट उसने अपना जो काम है वो 2004 में शुरू कर दिया था। कैसे? उसने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए थे, जिससे फिर उसने फीडबैक गैदर किया, उसने एक्चुअली में पता करा कि हाँ क्या उसके प्रोटोटाइप्स एक्चुअली फुली फंक्शनल हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो अपना विजन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आईफोन जो है वो डाइवर्ज हो गया, जिसे हम आज भी रिकग्नाइज करते हैं, राइट। अब ऐसे करके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रखे यहाँ पे, जैसे ट्विटर के, यहाँ पे डायसन वैक्यूम क्लीनर के, तो ये सब आप रीड कर लेना। We're moving forward to understanding agile development methodology in tech startups. Now agile एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज को प्रायोरिटाइज करता है। मतलब ये किस चीज पे एम्फसाइज करता है कि आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिल पाए, आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिलता जाए, जिसकी वजह से आप इंप्रूव करते जाओ, आप कंटिन्यूसली प्लान करो और रिफाइन करते जाओ, राइट। अब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के कॉन्सेप्ट्स में जो एजाइल प्रिंसिपल है इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज दे हेल्प इन एनहांसिंग इनोवेशन एंड स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट प्रोसेसेस। नाउ डेवलपमेंट टीम्स जो है इस टेक स्टार्टअप्स में, जो डेवलपमेंट टीम्स हैं वो स्क्रम और कानबान जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं, उनके ऊपर एम्फसाइज करते हैं। क्यों? ताकि वो एजाइल प्रैक्टिसेस को इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएं। एंड स्टार्टअप्स लेवरेज एजाइल टू नेविगेट अनसर्टेनिटीज एंड रिस्पॉन्ड टू मार्केट फीडबैक स्विफ्टली। नाउ यूज केसेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग एंड एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, इसमें बस आपको कुछ वो केसेस बता रखे हैं, रियल यूज केसेस बता रखे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर ऐप कैसे बनाओगे, मेकिंग एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो ये आप खुद से ही रीड कर सकते हो। एंड लाइक डेवलपिंग अ स्मार्ट होम डिवाइस, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। अब इधर आ जाओ एजाइल स्प्रिंट में। एजाइल स्प्रिंट क्या होता है? जो आपका स्पेसिफिक टास्क है, अगर कोई स्पेसिफिक काम है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो फिक्स पीरियड है उसी को हम एजाइल स्प्रिंट बोलते हैं। इट इज अ टाइम बॉक्स्ड फिक्स पीरियड ड्यूरिंग विच अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेवलपमेंट टास्क और वर्क इज कंप्लीटेड। इसे ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिससे सबसे बहुत ज़्यादा वाइडली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, बट आप इसे अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिनेरियोज में भी यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चैलेंजेस फेस्ड इन प्रोटोटाइपिंग एंड एजाइल डेवलपमेंट। हम ये सब बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? सबसे पहला, प्रोटोटाइपिंग में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फर्स्टली, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। अगर पता ही नहीं है कि चाहिए क्या, बनाना क्या है, तो फिर आप कैसे उस चीज़ का प्रोटोटाइप क्रिएट कर पाओगे? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो वेग है या फिर समझ में ही नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। देन स्कोप क्रीप, प्रोटोटाइप्स जो है वो फीडबैक के बेसिस पे इवॉल्व होते हैं, बट इसका एक रिस्क होता है, दैट इज स्कोप क्रीप। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका गोल था, जो आपका इनिशियल गोल था, वो उस चीज का जो स्कोप था, उस स्कोप से बाहर नहीं जानी चाहिए चीजें। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट गोल को एक्सपैंड कर रहे हो, पर वो उसके स्कोप के बाहर ही चली गई, स्कोप के बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब गोल और स्कोप में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, दोनों आपस में डाइवर्ज नहीं होने चाहिए, अपने जो ओरिजिनल विजन है उससे डाइवर्ज नहीं होना चाहिए, राइट। बिकॉज इसकी वजह से आपकी ये जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, एंड ये आपके प्रोडक्ट की ओवरऑल फिजिबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। देन आता है लिमिटेड यूजर इन्वॉल्वमेंट। अगर यूजर्स एंगेज ही नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा है प्रोटोटाइप का, राइट। मतलब अगर आपका जो प्रोटोटाइप है वो कस्टमर्स के नीड्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर्स इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, दे विल नॉट एंगेज, एंड इसकी वजह से पूरे की पूरी फिजिबिलिटी, पूरा का पूरा जो आपने क्रिएट किया है प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट, वो उसकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर देता है, उसकी फिजिबिलिटी हैम्पर कर देता है, एंड जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फिर डिप्लॉय हो जाते हैं। सो इसकी वजह से लेस यूजर फ्रेंडली फाइनल प्रोडक्ट बनता है, एंड यू शुड बी केयरफुल विद दैट। यूजर इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन ओवर एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक्स, मतलब जो आपके प्रोटोटाइप का, जो आपके प्रोडक्ट का जो फाइनल डिजाइन है, जो विजुअल एस्पेक्ट है, वो आपने इतना बढ़िया कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया कि मतलब बहुत इंप्रेसिव, वो बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन जो मेन काम उसको करना था, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका नेसेसरी सब्सटेंस था, वो वही नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या फायदा है? तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने डिजाइन एस्थेटिक्स पे तो इतना ज्यादा एम्फेसिस कर दिया, बट वो जो मेन उसकी कोर फंक्शनैलिटी है वो ठीक से कर ही नहीं पा रही है। देन है रियल वर्ल्ड सिनेरियो, इसमें भी यही है कि आप स्लीक डिजाइन, आपका प्रोटोटाइप जो है वो एक स्लीक डिजाइन शोकेस करता है, पर उसकी जो बैक एंड फंक्शनैलिटीज हैं, जो एसेंशियल बैक एंड फंक्शनैलिटीज है, वो ही वो लैक करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो यूजर एक्सपीरियंस है वो डिजाइन हो जाता है, एंड इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, टीम मेंबर्स या फिर स्टेक होल्डर्स वो रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए, वो हेजिटेंट होते हैं, बिकॉज
वो अपने एक कंफर्ट जोन में होते हैं। जो भी प्रोटोटाइपिंग का फ्लेक्सिबल नेचर होता है, दे आर हेजिटेंट टू चेंज फ्रॉम दैट। क्यों? क्योंकि लगता है कि यार अब हम इस चीज से स्विच करेंगे, अब हम इस चीज को चेंज करेंगे तो उनको क्योंकि हम एक डायनामिक एनवायरनमेंट में तो फंक्शन करते ही हैं, तो फिर जो भी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, जो भी कंसर्न्स हैं अबाउट अनसर्टेनिटीज, ये चीज जो है ये हैम्पर करती है, ये चीज रेजिस्ट करती है स्टेक होल्डर्स को, उनको हेजिटेट करवाती है टू चेंज। देन चैलेंजेस इन एजाइल डेवलपमेंट। अभी हमने प्रोटोटाइपिंग के चैलेंजेस देखे, अब हम एजाइल डेवलपमेंट के चैलेंजेस देखते हैं। फर्स्टली इट इज अडेप्टिंग टू एजाइल कल्चर। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांजिशन कर रही है किसी रिजिड डेवलपमेंट प्रोसेस से, और अगर वो एक एजाइल कल्चर में ट्रांजिशन हो रही है, तो फिर जो टीम मेंबर्स हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि अगर आप एजाइल कल्चर में ट्रांसफॉर्म करते हो तो फिर कोलैबोरेशन बढ़ता है, सो दे कैन बी टीम मेंबर्स कैन बी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है अप्रोच के, उसको उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। देन मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज। अब जो एजाइल डेवलपमेंट है उसमें चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स तो होते ही हैं, पर इसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं, और ये जो प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, इनको मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंटली अपनी प्रायोरिटीज चेंज करते रहोगे, तो इससे जो भी आपने प्लान कर रखा है ना, आपकी वो प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड जो टीम की एबिलिटी है टू डिलीवर ऑन टाइम वो भी इम्पैक्ट होती है। देन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। आप डेवलप हो रहे हो, आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हो, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन रहती है, वो है क्वालिटी, कि आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये जो रैपिड डेवलपमेंट साइकिल्स हैं एजाइल में, इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंसिस्टेंट कैसे रखोगे। आपको अपनी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, और उसको उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ अभी भी मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। देन बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर के बीच में एक राइट बैलेंस निकालना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड रखोगे तो फिर आप इनोवेशन कैसे करोगे, और अगर आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे तो फिर आप प्रोजेक्ट पे कंट्रोल कैसे करोगे। तो दोनों के बीच में एक सही बैलेंस लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। Agile relies heavily on collaboration and open communication among team members, stakeholders and customers. तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो फिर वो एजाइल डेवलपमेंट की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को काफी हिंडर करता है। तो आपको बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। नाउ आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। नाउ इन्वेस्टर्स आउटलुक ऑन सक्सेस एलिमेंट्स। ये वैसे जहाँ पे जितना भी लिखा हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको रीड करना है तो आप खुद से रीड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स आउटलुक ऑन सक्सेस एलिमेंट्स। तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो थॉरो मार्केट रिसर्च करते हैं, जो मार्केट डायनामिक्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं और अपने प्रोडक्ट मार्केट फिट को वैलिडेट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं कि उनके जो गोल्स हैं वो अचीवेबल है, उनका क्या विजन है, और वो अच्छे से मार्केट को स्टडी कर पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स हु फोस्टर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन एंड इंप्लीमेंट एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस शोकेस अडैप्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, जो कि की फैक्टर्स होते हैं that resonate with investors seeking sustainable and resilient ventures. अब इधर से एग्जाम्पल्स रखें, जैसे रतन टाटा ने क्या कहा था? रतन टाटा जी ने ये कहा था, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। तो इसमें ये यही बता रहे हैं कि आपको रिजिलियंट होना पड़ेगा, आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स यू हैव टू टर्न सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अब ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप खुद से रीड कर लेना ये वाली चीज। तो we'll move further. Investors analysis of a product, मतलब investors scrutinize various aspects of product development to assess viability, potential and risk associated with entrepreneurial ventures. इसके key considerations आते हैं। सबसे पहला मार्केट वैलिडेशन, मतलब entrepreneurs को थरो मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है जिससे कि वो टारगेट ऑडियंस को समझ पाए, उनकी नीड्स को समझ पाए, कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, और वो इंश्योर कर पाए, उन्हें पूरी पूरी सर्टेनिटी हो कि वो भी जो भी सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जो भी वो वैल्यू लेके आ रहे हैं, वो उसकी एक्चुअल में डिमांड हो। Then clear product definition and goals. एंटरप्रेन्योर्स को अपनी प्रॉब्लम को ढंग से आर्टिकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और हमारा प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता है। ऐसे क्या यूनिक वैल्यू आपका प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है वो आपका प्रोडक्ट चूज करें। देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड एक्सपीरियंस। आप कस्टमर्स की जगह पर अपने आप को रखें एंड उनकी नीड्स को समझें, उनको ये समझें कि उनको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, एंड देन उस हिसाब से कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ध्यान में रख के आप वैसा यूजर एक्सपीरियंस जो है एस्टैब्लिश करें, वैसा यूजर एक्सपीरियंस लेके आए। एंड यू शुड बी ओपन टू इनकॉर्पोरेटिंग यूजर फीडबैक, ताकि आप कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर पाओ एंड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको ईजिली सॉल्व कर पाओ।
देन क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग टीम्स है, मतलब टीम्स की डाइवर्सिटी हो, अलग अलग टीम से आप कोलैबोरेट कर रहे हो एंड आप फंक्शन कर रहे हो साथ में। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोजेक्ट दैट स्पैन्स वेरियस टीम्स एंड फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ही टीम में सीमित नहीं है, काफी सारी टीम्स को आप आपस में लेके आ रहे हो, यू आर कोलैबोरेटिंग एंड यू आर फंक्शनिंग। इससे क्या होता है, इट्स अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग सिलोइंग एंड इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली किस चीज के लिए लोग करते हैं कि उन्हें कोहेसिव टीम्स मिले, मतलब जो आपस में कोलैबोरेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, ताकि उनकी जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, वो उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर पाए। देन एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इन्वेस्टर्स जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजीज को वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और इटरेटिव डेवलपमेंट में फोकस करता है, ताकि आप मार्केट कंडीशंस में इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाए। देन क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग। आपको कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है कि नहीं, एंड ये आप कैसे करोगे? बाय थरो टेस्टिंग एंड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट्स हाई स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। देन स्केलेबिलिटी, मतलब आपके जो प्रोडक्ट में आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए ग्रोथ का, एंड ऑल्सो इट शुड एकोमोडेट विद इंक्रीज डिमांड, एक्सपैंडिंग द यूजर बेस एंड अडेप्टिंग टू प्रोडक्ट टू इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि एक्शन प्लान होता है कि कंपनी अपने टारगेट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगी और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अचीव करेगी। ठीक है, जो जीटीएम स्ट्रैटेजी है वो एक ब्लूप्रिंट होता है किस चीज का, कि कंपनीज जो है कैसे फंक्शन करेंगी, वो एक कॉम्पिटिटिव एज तक कैसे पहुंचेंगी, और वो कैसे अपने जो वैल्यू है, जो उनका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। इट टेक्स इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच जो है उस पर ज्यादा एम्फोसिस रहता है, बिकॉज इट इज व्यूड एज इम्पेरेटिव फॉर स्टार्टअप सीकिंग सक्सेस इन टुडेज कंपेरेटिव लैंडस्केप। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ इनोवेशन को ही फॉस्टर नहीं करता है, बट इट ऑल्सो ऑफर्स स्केलेबिलिटी, जिसकी वजह से स्टार्टअप ग्रो कर पाते हैं। अब जैसे इधर आ जाओ, ये जो चीज है कूपांग की, क्या है, इसको साउथ कोरिया का अमेजोन कहा जाता है, एंड इट वॉज कंसीव्ड बाय विजनरी बॉम्ब किंग। पहले तो ये नॉर्मली एक डेली डील्स प्लेटफॉर्म के तौर पे एस्टैब्लिश हुआ था, बट धीरे धीरे ये ग्रो करता गया। इसका एक स्टैंड आउट फीचर था रॉकेट डिलीवरी सिस्टम, जिससे कि स्पीडी और रिलायबल डिलीवरीज होती थी, एंड इनकी जो कमिटमेंट थी, कमिटमेंट टू एफिशिएंसी एंड कस्टमर हैप्पीनेस, इट मेड कूपांग अ लीडर इन साउथ कोरियाज ई कॉमर्स सीन। कूपांग ने हिस्ट्री बनाई थी 2021 में अपने इनिशियल आईपीओ के साथ। उसने अपना आईपीओ रिलीज किया था कहाँ? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे कूपांग की वैल्यू बूस्ट हुई एंड उसकी रेपुटेशन ही और बढ़ी। और कूपांग की सक्सेस का हार्ट क्या था? इट्स डेडिकेशन टू टेक्नोलॉजी। सो ये एमसीक्यू में वैसे आ सकता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। हम आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टेक फॉर अ प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक फाउंडेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो? सबसे पहले क्लैरिफाई द विजन। आपको जो चाहते हो, आपका जो विजन है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। उसका पर्पस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड कोर फीचर्स क्या है। मतलब आप क्लियरली अपना विजन कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि आपकी जो टीम है वो अच्छे से उस विजन को, उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर पाए। देन असेंबल अ स्किल्ड टीम। आपको एक एक्सपर्ट टीम रखनी चाहिए, एक टैलेंटेड टेक टीम जिसके पास एक्सपर्टीज हो। आपके पास एक राइट मिक्स ऑफ स्किल होगा, तो उससे एफिशिएंट डेवलपमेंट होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप ठीक से सॉल्व कर पाओगे, एंड इट लेज अ ग्राउंडवर्क फॉर स्ट्रॉन्ग टेक फाउंडेशन। चूज स्केलेबल टेक्नोलॉजीज। आपको स्केलेबल फ्रेमवर्क्स और डेटाबेसेस और क्लाउड सर्विसेज को लेना पड़ेगा, ताकि आप जो भी डिमांड है उसको मीट कर पाओ। अगर डिमांड बढ़ रही है तो आप उसको भी मीट कर पाओ, एंड आप ग्रो भी कर पाओ। देन प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी मेजर्स। आपको ऐसे प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए जिससे कि आप यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट कर पाओ, उनकी प्राइवेसी को आप इन्वेड ना करो, एंड यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। देन एजाइल डेवलपमेंट विद एमवीपी। आपको एजाइल डेवलपमेंट अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद एमवीपी, जिससे कि आप क्विक रिलीजेस कर पाओ, आपको फीडबैक मिल पाए, और अगर आपको किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो टाइमली कर पाओ बिफोर डिलीवरिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। नाउ इंप्लीमेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ, आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से आपका जो प्रोडक्ट है वो मीट कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ इश्यूज हैं तो आप उन इश्यूज को डिटेक्ट करो और फिर उसके रिस्पॉन्स में इंप्रूव करो। ना प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो बिजनेसेस अपने टारगेट कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंपनीज वैल्यू प्रोपोजिशन एंड इज अ की फैक्टर इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। अब इसके कुछ जनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एसेंशियल फीचर्स। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको आप वो एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड कर पा रहे हो। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में Xiaomi Redmi Note, इन्होंने जो भी फोन्स वगैरह जो भी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करे, उसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे एट अफोर्डेबल प्राइसेस, तो इन्होंने लार्ज कस्टमर बेस अट्रैक्ट किया था। दूसरा, स्टेलर ब्रांड इमेज।
आपका जो ब्रांड है वो आपको इस हिसाब से बिल्ड करना है कि आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाओ और आप लोग आपको रिकग्नाइज करें। जैसे टाइटन वॉचेस जो हैं उससे लोग रिकग्नाइज करते हैं फॉर क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ स्टेलर ब्रांड इमेज। देन अफोर्डेबल इनोवेशन, आप कंपेटिटिव प्राइसिंग और पेमेंट ऑप्शंस को कम्युनिकेट करते हो। जैसे पतंजलि का जो आयुर्वेद जो प्रोडक्ट्स ये लेके आए थे वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे एंड वो अफोर्डेबल भी थे। मतलब जो भी हमारे प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर बेस है वो उनसे काफी अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि एक तो उनके प्रोडक्ट्स काफी इनोवेटिव थे बट ऑल्सो दे वर अफोर्डेबल। देन अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, एक विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग। जैसे कभी कभी होता है ना जो पैकेजिंग बहुत बड़ी होती है तो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, स्पेशली जो बच्चे वगैरह होते हैं। जैसे किंडर जॉय था, किंडर जॉय कितना अट्रैक्ट करता था बच्चों को। तो वैसे ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक और पेपर बोट ड्रिंक्स, इसके जो भी पैकेजिंग डिजाइन थे वो इतने नॉस्टैल्जिक थे जिन्होंने एक इमोशनल कनेक्ट बनाया कस्टमर्स के साथ। सो इट वाज वेरी वाइब्रेंट एंड इट हैज अ यूनिक पैकेजिंग। देन कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंड सर्विसेज, एक तो अगर आप एक्सीलेंट आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो देन कस्टमर बेस रिटेन होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे फ्लिपकार्ट में था, फ्लिपकार्ट में आप कस्टमर सर्विस अच्छे से, फ्लिपकार्ट की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, इजी रिटर्न्स, वारंटी सपोर्ट, मतलब कस्टमर्स को एक ट्रस्ट था कि हाँ उसके जो भी वो पैसा लगा रहा है, जो भी वो फ्लिपकार्ट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं दैट विल नॉट गो इन वेस्ट। Then other product procurement for product development. Procurement is a linchpin in the intricate process of product development. Procurement का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से प्रोक्योर करते हो। ठीक है, अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो बताते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है। सबसे पहला सोर्सिंग क्वालिटी मटेरियल्स। प्रोक्योरमेंट का प्राइमरी रोल होता है कि आप अपने क्वालिटी मटेरियल्स को सिक्योर कर पाओ, लेके आ पाओ। जैसे जो टाटा मोटर्स हैं वो फोकस करते हैं कि उनको हाई ग्रेड स्टील मिल पाए फॉर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। रहता है कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसे जो कॉस्ट मैनेजमेंट में ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अच्छे से कॉस्ट वगैरह मैनेज करनी पड़ेंगे। जैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल जाइंट है सन फार्मा, ये क्या करते हैं, ये फेवरेबल डील्स को नेगोशिएट करते हैं रॉ मटेरियल्स पे फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। So this not only keeps production costs in check but also enhances companies competitive position in the market. Now supply chain efficiency, आपके पास एक स्मूथ और एफिशिएंट सप्लाई चेन एफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो अपने कंपोनेंट्स को सिक्योर करता है। कैसे? क्योंकि उनके पास एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। इसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शंस है वो मिनिमाइज होते हैं एंड इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। देन आता है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क तो हर जगह होता है बट यू हैव टू असेस द रिस्क। आपको मार्केट कंडीशंस को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है एंड यू हैव टू मिटिगेट दोस रिस्क। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्ट्रेटेजिकली अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक सप्लायर्स के लिए, एक सप्लायर के टुवर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड है। इसके पास काफी सारे सप्लायर्स हैं जिसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो काफी कम होते हैं एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो स्पेसिफिक मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है ये मटेरियल्स उसके पास अवेलेबल रहें, तो ये चीज इंश्योर करता है, मीन्स वो रिस्क को ही मिटिगेट करता है। देन सप्लायर रिलेशनशिप्स, आपको सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे नेस्ले इंडिया ने एग्रीकल्चर सप्लायर्स के साथ बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट कर रखा है फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कोकोआ एंड कॉफी बीन्स। तो ये जो पार्टनरशिप है ये सस्टेनेबल सप्लाई चेन को इंश्योर करती है, इनोवेशन फॉस्टर करती है एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। रेगुलेटरी कंप्लायंस, आपको जितने भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं कि वो जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके प्रैक्टिसेस उनको अडेयर करें, उनको मीट करें। इट अपहोल्ड्स द कंपनीज कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड सेफ्टी। नाउ रोल ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज जो है वो आप तक टाइमली पहुंच जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो एंड एनहांस ओवरऑल बिजनेस रेजिलियंस। ये किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूव कस्टमर सैटिस्फैक्शन, टाइमली डिलीवरीज एंड इट मिनिमाइजेस डिस्ट्रप्शंस बाय फॉस्टरिंग अ कंपेटिटिव एज। यहाँ पे वैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे डिलीवरी, शैडोफैक्स, इलास्टिक रन, ये खुद से रीड कर लेना आप। वील मूव फॉरवर्ड, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन फॉर अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी। पहला आता है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आपके पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होने चाहिए आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए जो कि एंड टू एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड करे, रियल टाइम डेटा एनालिसिस प्रोवाइड करे एंड कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करें। राइट, देन है IoT एंड सेंसर्स, यूटिलाइज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, इन सबसे आप कोई ऑर्डर करते हो तो आपके पास आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके आप देख पाते हो कि हाँ आपका ऑर्डर कब प्लेस हुआ है, वो कब शिप होगा, देन वो कब डिलीवरी के लिए आउट होगा। सो इसकी वजह से आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाते हो इन्वेंट्री की एंड यू कैन मॉनिटर इक्विपमेंट हेल्थ एंड कलेक्ट डेटा फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। देन आता है ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करो रूटीन टास्क में, मतलब जो टास्क जो डेली होने हैं, जो रूटीन टास्क हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डेटा एंट्री टू मिनिमाइज एरर्स, जिससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम आए, आपका टाइम भी बचे और एफिशिएंसी भी एनहांस हो। Then blockchain. Explore blockchain technology for enhanced transparency. Transparency बढ़े, traceability बढ़े and supply chain transactions को आप secure कर पाओ.
सेकंड आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस. सप्लायर रिलेशनशिप, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि आपको सप्लायर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना जरूरी है. एक गुड कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी एंड हाई क्वालिटी फ्लो ऑफ मटेरियल्स. देन लॉजिस्टिक पार्टनरशिप्स, आप लॉजिस्टिक्स के साथ कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप्स बनाएं ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लीड टाइम में आ जाए, आपके पास डिलेज ना हो, डिलेज कम से कम हो, डिस्ट्रप्शंस कम हो, एंड यू कुड एक्सप्लोर इनोवेटिव लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस टू एनहांस कस्टमर सैटिस्फैक्शन. देन कोलैबोरेटिव प्लानिंग, आप कोलैबोरेटिव प्लानिंग इंप्लीमेंट करिए जिसकी वजह से आपके जो भी प्रोडक्शन स्केड्यूल्स हैं, इन्वेंट्री लेवल्स हैं, डिमांड फोरकास्ट हैं, ये अच्छे से पार्टनर्स के साथ ये अलाइन हो पाए. ठीक है, ये इंश्योर करता है कि सप्लाई चेन जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करे टू मार्केट डायनामिक्स. Then ecosystem collaboration. Consider participation in industry ecosystems that facilitate collaboration between various supply chain participants. इन कोलैबोरेशन से क्या होगा, आपको शेयर्ड इनसाइट्स मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे एंड आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. एंड हियर आवर चैप्टर एंड्स. यू कैन अगेन रीड इट, गिव इट अ रफ रीडिंग. बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. एंड थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.